संजय सिंह वो बार बार कहते हैं नहीं समीर वानखेड़े वहीं रहेंगे, यानी कि जो आदमी कुकर्म में शामिल है जिसको जेल में डालना चाहिए उसको कह रहे हैं कि नहीं यही जो है मुख्य जो है जांच अधिकारी रहेगा। तो मोदी जी का एक सिद्धांत है कि बड़ी समस्या से लोगों का ध्यान हटाने के लिए छोटी समस्या पर शोर मचाओ। ये सवाल आता है कि अगर पूरे देश में 1,500 किलो हीरोइन आई और एनसीबी ने उस बात को बतंगड़ नहीं बनाया बल्कि 3 ग्राम किसी आदमी की जेब में डालकर उसको एक बताया कि हमने बहुत बड़ा शेर मार लिया है, मोदी और शाह के निशाने पर आर्यन खान जैसा बच्चा क्यों आ गया? भेड़ियों के द्वारा जिस देश में राज चल रहा हो वहाँ भेड़ों को कभी इजाज़त नहीं हो सकती कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, और आज की जनता को इन्होंने भेड़ बनाकर रखा है। जानबूझकर इन्होंने हाथियों को छोड़ दिया है और चूहों को पकड़ने की कवायद शुरू की है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातब। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। परिचय के मैं बार बार कहता हूँ ये परिचय के मोहताज नहीं है। रविंदर कुमार जी आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है हिंदुस्तान पर। आप शुरू से कहते रहे रविंदर कुमार जी के जो आर्यन खान का मसला है और समीर वानखेड़े का मसला है, उसमें आर्यन खान को किडनैप किया गया था, जो कि बात अब तमाम अखबारों में भी आ रही कि उसको किडनैप करके सारी चीज़ें करवाई गई थी। इसके अलावा गंगा में बहुत सा पानी बह गया। समीर वानखेड़े से इंक्वायरी भी ले ली गई है, दिल्ली ने अपने हाथ में ले ली है। आगे बात क्या होती क्या नहीं होती है, मसला धीरे धीरे वो हो रहा। तो आप ये बताइए, समीर वानखेड़े से इंक्वायरी वापस लेना और दिल्ली की दखलंदाजी उसमें होना, ये कहाँ तक आप उसको देखते, कैसे देखते हैं? देखिए, जब पहली बार मैंने खबर पढ़ी कि आर्यन खान को पकड़ा गया जी, और अखबार में और जो सोशल मीडिया में जो खबरें आई उनमें जब मैंने पढ़ा तो मेरी गट फीलिंग ये थी कि आर्यन खान को इसमें फंसाया गया है। वो तो आप शुरू से कहते रहे। जी हाँ। और दूसरा मेरा मानना था कि ये सारा जो है मोदी और शाह का किया हुआ षड्यंत्र है। अब आपको बड़ी अजीब बात लगेगी कि मोदी और शाह के निशाने पर आर्यन खान जैसा बच्चा क्यों आ गया। तो आप एक विचित्र बात देखिए, हिंदुस्तान में इस साल में तकरीबन 1,500 किलो हीरोइन आई है। 600 तो अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर आई और बाकी जगह भी आ रही है अफगानिस्तान में। और उनमें से एनसीबी ने और विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी जो पुलिस है उसने अगर कोई सारी अगर आप जोड़ें तो पकड़ी है, वो कुल मिलाकर ये समझो 200 किलो पकड़ी है। सिर्फ एनसीबी ने जो पकड़ी है पूरे देश में वो 92 किलो पकड़ी है, और बाकी जो है उससे ज़्यादा राज्य सरकारों की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये सवाल आता है कि अगर पूरे देश में 1,500 किलो हीरोइन आई और एनसीबी ने उस बात को बतंगड़ नहीं बनाया बल्कि 3 ग्राम किसी आदमी की जेब में डालकर उसको एक बताया कि हमने बहुत बड़ा शेर मार लिया है, तो ये समझिए कि जानबूझकर इन्होंने हाथियों को छोड़ दिया है और चूहों को पकड़ने की कवायद शुरू की है। और इसका मकसद ये है कि एनसीबी जो है हिंदुस्तान में एक संगठित जो नारकोटिक्स ड्रग का जो कारोबार होता है उसमें एक तरह से वो भागीदारी कर रही है। बड़े शिकारियों को छोड़ देती है और उन लोगों को पकड़ लेती है जिनका उसमें कोई कसूर नहीं होता, या जो एंड यूज़र होते हैं, या जो उसके जो देश में जो नशे का कारोबार हो रहा है उसकी वजह से शिकार हैं। तो जिन लोगों के ऊपर आपको पूरी निगाह रखनी चाहिए उनको आपने छोड़ दिया। और छोड़ा क्यों है सब जानते हैं। हिंदुस्तान में आज का सबसे बड़ा देवता, हर आदमी जिसकी पूजा करता है वो कोई भगवान नहीं है, सब पैसे की पूजा करते हैं, सब पैसे के पुजारी हैं। हर मशीनरी सरकार की भ्रष्ट है आज के समय में, और ऐसे समय में जब सब भ्रष्ट हैं तो सरकार हमेशा भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी हुई मिलती है, और जो लोग उसके मुखालफत करते हैं, जो उसके खिलाफ होते हैं कि भ्रष्ट लोगों को पकड़ो, उनके ऊपर वो यूएपीए लगा देगी, उनके ऊपर वो जो है दूसरे एक्ट लगा देगी, और उन पर जो है सारी एजेंसियां ऐसे टूट पड़ती हैं कि जैसे कि वो ही असली कसूरवार। क्योंकि जनता को तो बताना है ना, जनता कहेगी जी देश में भुखमरी है तो कहेंगे वो फलाना राशन वाला जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये नहीं कहेंगे कि अडानी ने अपने यहाँ जो होर्डिंग कर रखी है वो जिम्मेदार है। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहेंगे वो जो फलाना जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो मिलावट कर रहा है। जबकि ये नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार ने सारी जो पूरी मशीनरी है उसको लोगों का खून चूसने के लिए लगा रखा।
तो ये सारी बात जो आपकी बात है कि मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं आज भी जब भी मैं अपना कोई विश्लेषण करता हूँ तो मैं वही बात कहता हूँ जो अंत में बात में सच निकलती है। और सच निकलने का मकसद ये है कि मेरे पास कोई टूल्स नहीं है। सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी, हजारों आदमी है, उनके पास कानून की ताकत है, पुलिस की ताकत है, पैसे की ताकत है, एनसीबी है, एनआईए है, लेकिन आप देखिए सच और झूठ को देखने के लिए कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अगर पूरे देश में अंधेरा है और आप एक दिया जला लें, माचिस की तीली जला लें, इवन सिगरेट जला लें, तो उसकी रोशनी से पता चल जाएगा कि अंधेरा है। तो हम तो जो वो लोग हैं जो कि खोखा जला के भी बता देते हैं कि सामने वाला क्या कुकर्म कर रहा है। अब जो समीर वानखेड़े की बात है, समीर वानखेड़े को केंद्र के इशारे पर, केंद्र के कहने पर 6 केसों से हटाया गया, लेकिन बार बार जो है एनसीबी के मुखिया एनएस प्रधान जो अभी गए हैं, संजय सिंह, वो बार बार कहते हैं नहीं समीर वानखेड़े वहीं रहेंगे। यानी कि जो आदमी कुकर्म में शामिल है, जिसको जेल में डालना चाहिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं यही जो है मुख्य जो है जांच अधिकारी रहेगा। यानी वो उसे बार बार क्लीन चिट देते हैं और उसकी आड़ में जो है इनके चेहरे भी, मान लो कोई आदमी कीचड़ में गिर गया तो उसको आप निकालोगे तो आपके भी हाथ पांव कीचड़ में सन जाएंगे। तो ये एनसीबी के लोगों को अभी तक अकल नहीं आई है, वो समीर वानखेड़े को बचाने में लगे हैं। और लगे क्यों हैं? लगे इसलिए हैं कि समीर वानखेड़े उनका पुर्जा है, समीर वानखेड़े उनका गुर्गा है। समीर वानखेड़े पैसे वसूल करके अपने प्रधान को देता है, अपने जो है पूरी जो आका है दिल्ली तक, चाहे वो अमित शाह हो या मोदी जी हो या बीजेपी हो, उन सबको देता है पैसे। तो जो आदमी उस पूरे जैसे कि कहते हैं ना कि किसी कपड़े को उधेड़ना हो तो कहाँ से उधेड़ेंगे, जो छोटा सा टुकड़ा जो है, छोटा सा जो धागा निकला होगा उसे आप खींचो और खींचते 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 आप पूरे बदन को उधेड़ देंगे। तो समीर वानखेड़े वो वाला धागा है जो बाहर उगड़ा हुआ है और उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उगड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उधड़ेंगे भी। तो ये हालत जो है एनसीबी की आज के समय में हो गई है। और एनसीबी को मैं कहता हूं कि वो हिंदुस्तान में नशे के एक संगठित कारोबार का एक तरह से मुख्य संरक्षक संगठन है और इसकी जांच अगर होनी चाहिए तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड या वर्तमान जज से कराई जाए तो सारा मामला खुल जाएगा कि ये एजेंसियां लोगों की भलाई के लिए नहीं, सरकार के द्वारा लोगों का खून चूसने के लिए बनाई गई। अच्छा, ये मैंने आपसे सवाल किया था रविंदर जी कि दिल्ली के हाथ में दे दिया गया, दिल्ली ने अपने हाथ में ले लिए गए, दिल्ली के हाथ में दिया नहीं है, दिल्ली ने अपने हाथ में ले लिया। पहले से भी दिल्ली के हाथ में ही था भाई। समीर वानखेड़े और बाकी एजेंसियों को समझा, जो सेंट्रल एजेंसियां होती हैं उनमें आईओ की पावर कुछ नहीं होती। दिल्ली पुलिस या किसी स्टेट पुलिस के जो आईओ होता है उसको पूरी राइट होता है, वो क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, अफसर उसको कह सकता है लेकिन उसके लिखे को बदल नहीं सकता। लेकिन जो सीबीआई है, एनआईए है, एनसीबी है, ईडी है, इसमें वेटिंग होती है। आईओ जो लिखेगा उस पर चलते चलते फाइल जो है सीबीआई डायरेक्टर तक जाएगी, डायरेक्टर जो उस पर टिप्पणी करेगा वो आईओ की राय बनेगी। और आईओ की राय वो क्यों बनेगी? क्योंकि आप समझ लीजिए जो डायरेक्टर है सीबीआई का, जो ईडी का डायरेक्टर है, जो डीजी एनसीबी का है, जो एनआईए का चीफ है, ये सारे लोग होम मिनिस्टर से लेते हैं। होम मिनिस्ट्री में कई अधिकारी हैं जो बैठे होते हैं, जो बताते हैं इस केस में क्या करना है। तो आईओ की पावर इन एजेंसियों में नहीं है, ये लोगों को बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं कह रहा हूं कि एनसीबी में जो भी काम गलत अगर समीर वानखेड़े ने किया है उसके लिए अमित शाह और मोदी जिम्मेदार है, वो इसीलिए है कि वेटिंग की परंपरा है। ये वेटिंग का इंटरनेशनल मैटर लोगों को नहीं पता होता। लोग कहते हैं जी आपने मोदी जी का नाम कैसे ले दिया, मोदी जी कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आईओ को जो भी निर्देश मिलेगा वो टॉप से आएगा, और टॉप क्या है हमारे देश में? मोदी जी हैं। तो मोदी जी किसी भी इस तरह के यानी इल्जाम से बच नहीं सकते वेटिंग की वजह से। तो अब आगे कैसा देखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी हो, इतना बदनामी हुई एक लड़के की, हम कहेंगे तो यूथ को क्या संदेश जाएगा? किसी को उठा के इस तरीके से बंद करते हैं? युवा को क्या, ये जब से 2014 से सरकार आई है और उससे पहले भी सरकारें जो है लोगों को एक ही उपदेश देती हैं, एक ही संदेश देती हैं कि कभी जबान मत उठाओ, कभी अपना सर मत उठाओ, कभी सच की बात मत करो, हमेशा भेड़ की तरह रहो। भेड़ियों के द्वारा जिस देश में राज चल रहा हो वहाँ भेड़ों को कभी इजाज़त नहीं हो सकती कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। और आज की जनता को इन्होंने भेड़ बनाकर रखा है और भेड़िए ही जो है हर चीज़ का फैसला करते हैं। एक अरबी कहावत है कि भेड़ों के मुकदमे में भेड़िए को जज नहीं बना सकते,
लेकिन हमारे यहाँ भेड़िए ही जज हैं, भेड़िए ही जो है मुख्तियार हैं, भेड़िए ही सब कुछ करने वाले हैं। और बाकी जनता को वो चाहते हैं वो भेड़ रहे, और अगर वो कुछ बोलेगी तो उस पर यूएपीए लगा देंगे और दूसरे कानून लगा देंगे, उसको समझाएंगे कि तुम जो है सिर्फ एक ही काम में मस्त रहो कि राम नाम जपते रहो और इनको पराया माल अपने नाम करने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बता दिया केंद्र का क्या एटीट्यूड रहेगा। तो केंद्र का तो पहले से ही जो मसला चल रहा था वो केंद्र ही कर रहा था सारी। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये एनसीबी वाला मामला, समीर वानखेड़े वाला मामला खत्म नहीं होगा। आप देखिए नवाब मलिक ने सही जगह नस दबाई है। जैसे एक्यूपंक्चर करते हैं ना, तो सही नस पे जो है पिन चुबो दो तो पूरा असर पूरे बॉडी पे आता है। तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के माध्यम से उसकी जो बगिया उधेड़ी है उसको ये बताया कि तेरा जो धर्म बदला है। अब ये बड़ा अजीब सी बात आती है कि समीर वानखेड़े का धर्म क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर ये आएगा कि उसने जो है कैसे एससी के कोटे से नौकरी ली, क्यों उसने फ्रॉड किया, क्यों उसने गलत बातें की। तो आप एक बात समझिए कि समीर वानखेड़े की अगर पूरी आप वंशावली ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि लोअर परेल में जहाँ समीर वानखेड़े की माँ रहती थी, नवगांव जगह है, वो एक रिकंस्ट्रक्टेड सोसाइटी है, उसमें उसकी माँ रहती थी। वो समीर वानखेड़े की बहन वहाँ पैदा हुई, समीर वानखेड़े वहाँ पैदा हुआ, समीर वानखेड़े की माँ की शादी हुई। समीर वानखेड़े का बाप जो है जन्म से मुसलमान नहीं है। तो अब जब जन्म से मुसलमान नहीं तो मुसलमान कब बना? तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहले आपको जानना है कि समीर वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन वानखेड़े कब पैदा हुई, समीर वानखेड़े की माँ की समीर वानखेड़े के बाप दाऊद वानखेड़े से शादी कब हुई, समीर वानखेड़े और उसकी माँ की शादी के बीच में कितना अंतर रहा जन्म में, तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। समीर वानखेड़े ने जब शादी की मुसलमान बन के अपनी बीवी से, तो उसकी डेट क्या थी। समीर वानखेड़े ने जब अपनी पत्नी से तलाक लिया और उससे पहले बीच में जो है अपनी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की। अगर इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको बड़ी नाजुक और बड़ी विवादास्पद चीज़ें पता चलेंगी, और ये पता चलेगा कि इसकी वल्दियत कहाँ से ख़राब हुई और कहाँ से ये मामला उठा कि ये हिंदू है मुसलमान है। तो ये जो है एक बॉर्डर लाइन केस है हिंदुस्तान के इतिहास का बड़ा विचित्र, कि एक बार आदमी डॉक्टर जयकाल और डॉक्टर मिस्टर हाइड की तरह जो है एक टाइम में मुसलमान हो जाता है, एक बार हिंदू हो जाता है, फिर मुसलमान हो जाता है, फिर हिंदू हो जाता है, और फिर जब पता चलता है तो असलियत जो है घालमेल इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई इस बात में नहीं जाता कि उस रीसेटलमेंट कॉलोनी में नवगांव की लोअर परेल में जो औरत रहती थी, जो सलीम वानखेड़े की माँ है, उसका अगर इतिहास खंगालेंगे। इसीलिए सलीम वानखेड़े की बहन और उसके पिताजी बार बार कहते हैं मेरी बीवी को इसमें ना घसीटो, क्योंकि अगर घसीटेंगे तो हमेशा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर आप किसी के वंश को उसकी शुरुआत तक खोजेंगे तो उसमें गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ बहुत बड़ी गंदगी है, गंदगी का एक बहुत बड़ा ढेर है, और उसमें जो है नवाब मलिक बार बार एक पत्थर फेंकते हैं और समीर वानखेड़े बिलबिलाता है। लेकिन समीर वानखेड़े जो है एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बुनियादी तौर पर एक चरित्रवान, सज्जन, नैतिक, सच बोलने वाला इंसान नहीं है, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं जैसे एक चावल को देखकर आप देख सकते हैं देग पकी कि नहीं पकी, तो इसको देखकर आप कह सकते हैं कि पूरी देग, पूरी भारत सरकार की जो देग है, पूरी एनसीबी है, इस समय भ्रष्ट लोगों से भरी हुई है, गंदगी से भरी हुई है, और ये देश को एक तरह से बर्बाद करने वाली संस्था बन गई है। बड़े शेरों को छोड़ देती है, छोटे चूहों को पकड़ लेती है, छोटी छोटी बातों पे दिखाती है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, जबकि बड़े दुश्मन आकर देश की सरहद पर आकर बैठ जाते हैं। ये सिर्फ मोदी जी की तरह ही है कि चीन हमारी जो है सीमाओं में 4.5 किलोमीटर घुस गया, उसने 101 गांव बसा लिए। पेंटागन बता रहा है कि मोदी जी के हिंदुस्तान में, अरुणाचल में चीन घुसाया है, लेकिन मोदी जी कहेंगे जाकर और अमित शाह कहेंगे जाकर श्रीनगर में कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। यानी जो असली आपके यहाँ लठ घुसेड़ रहा है उसको नहीं कहेंगे, जो सामने कोई काल्पनिक दुश्मन है उसको कहेंगे तू मुझे जूता दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है, तेरी उंगली काट लेंगे, तेरी जबान काट लेंगे, तेरी आँख फोड़ देंगे। जैसे कि अभी अरविंद शर्मा उनके जो MP हैं हरियाणा के, वो ऐसी बात बोलते रहते हैं, और अंदर से जो लठ आ रहा है वो अंदर आ रहा है, क्योंकि उसके बारे में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मोदी जी का एक सिद्धांत है कि बड़ी समस्या से लोगों का ध्यान हटाने के लिए छोटी समस्या पर शोर मचाओ, और उससे जनता बहलती रहेगी, खुश रहेगी। जनता कहेगी कि हमारा राजा बड़ा पराक्रमी है,
जबकि पता है कि राजा जो है इस समय जो है उसके पाँव जो है पत्थर के हो गए हैं, वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। हाँ, उसका ये ऊपर का हिस्सा जो है, जैसे हम कहते हैं शेर और आदमी वाला, तो उसका ये हिस्सा जरूर हिलता जुलता रहता है। उसमें रिबन का चश्मा भी लगा लेगा, वो बाल भी बालेगा, टीका भी लगा लेगा, लेकिन बाकी की बाकी पूरी सरकार जो है इस समय पत्थर के जिस्म में बदल गई है। यही मोदी जी ने हिंदुस्तान के साथ बहुत बुरा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।